19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में अब गैर हिंदू, गैर सनातनी के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। और अब तो इस फैसले को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मोहर के बाद धर्म कवच मिल गया है। शाम के बज चुके 8 और आप देख रहे हैं कोशनार और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के 4 धामों की पवित्रता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी ने मंदिरों में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसे अब देश के सबसे बड़े धार्मिक पीठों में से एक ज्योतिष पीठ का साथ मिल चुका है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस फैसले को न केवल सही बताया, बल्कि इसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य कदम करार कर दिया है। लेकिन इस पर अभी भी राजनीति जारी है। तो उत्तराखंड में बद्री केदार समिति का बड़ा फैसला देखने को मिलता है। गैर सनातनी प्रवेश पर प्रतिबंध लग चुका है। तो बैठक में बद्री केदार समिति ने प्रस्ताव को पारित किया। बद्री केदार समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदू के प्रवेश को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से उठ रहे सवालों पर एक पूर्ण विराम है। धामों की पवित्रता के लिए बैठक में ये फैसला लिया गया है। 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित रहेगा और इसमें सीएम धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सरकार के पास अब तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। हालांकि ये उनका खुद का निजी फैसला है और इस फैसले के साथ वो जा सकते हैं। अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार होगा, मंत्रियों से चर्चा होगी और इस विषय पर फैसला भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का उस वक्त ये बयान सामने आया। अब मंदिरों की मर्यादा और शंकराचार्य की हुंकार साफ देखने को मिली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीकेटीसी के फैसले का समर्थन दिया है। उत्तराखंड में बद्री केदार समिति का यह बड़ा फैसला और उसी बीच ये समर्थन बैठक में बद्री केदार समिति के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और अब इतना खुलकर समर्थन मिल रहा है कि मंदिर की मर्यादा और शंकराचार्य की हुंकार साफ देखने को मिल रही है। बद्री केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर पाबंदी और शंकराचार्य ने इस पर मोहर लगा दी है। यानी कि एक तरह से धर्म कवच शंकराचार्य के इस समर्थन के साथ मिल चुका है। बीकेटीसी का फैसला, धर्म की रक्षा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने विरोधियों को भी कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा से समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दूसरी तरफ बद्री केदार में वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप गैर सनातनी हैं, फिर भी आपकी आस्था इन धामों में से कहीं पर भी है, तो आप अपना एक वेरिफिकेशन कार्ड यानी कि एक सर्टिफिकेट लेकर आएंगे कि आप यहाँ पर पूरी तरह से सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। और अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या फिर किसी, तो आपकी जिम्मेदारी है। 19 अप्रैल से क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ समिति की तमाम बैठकें होती हैं। उन बैठकों में एक फैसला ये भी लिया जाता है और इस फैसले के जरिए सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। इस हलचल तेज होने से काफ़ी हद तक जिसे कहेंगे कि अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के इस बयान के बाद धर्म कवच जो मिला है, तो विपक्ष का पूरी तरह से यहाँ पर मुंह बंद हो चुका है। एक तरफ जब कांग्रेस इस पर खुलकर बहसबाजी कर रही थी, सरकार को घेरने का काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच जब अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का ये बयान सामने आता है, उनकी मोहर सामने आती है, तो इससे साफ हो जाता है कि आखिरकार क्या चाहते हैं और आखिरकार इसके जरिए किस तरीके से मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखा जा रहा है। अब बद्री केदार मंदिर समिति इस विषय पर काफी गंभीर है। धरातल पर इस पूरे निर्णय को उतारने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उसमें सबसे पहले यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं का तांता एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आधी आबादी देश की उत्तराखंड में होगी और उसी को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं और अब खास तौर पर मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं या फिर इसे कह सकते हैं कि सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं और इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे पास एक खास पैनल है। सीधे मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ ममता रतूड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हैं। अभिषेक भंडारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़े हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं ममता रतूड़ी जी से कि
ममता रतूड़ी जी, जानना चाहूंगी कि मंदिर की मर्यादा को लेकर शंकराचार्य ने हुंकार भर दी है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये फैसला बिल्कुल सटीक है और किसी भी तरीके से गैर हिंदुओं को अनुमति नहीं देनी चाहिए। जी, सभी को जय श्री राम। जी, देखिए, ये जो फैसला है इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है देवभूमि है, पावन भूमि है। यहाँ पर जो है पवित्रता का पूरा ख्याल रखना चाहिए, हम सबका ये फर्ज बनता है और इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये फैसला कोई आज से नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से चला आ रहा है कि हम अपनी पवित्रता का, अपने उत्तराखंड की देवभूमि का ध्यान रखें और गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पे पहले भी वर्जित था और अभी ये जो फैसला आया है तो इसका बहुत 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 सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ममता जी, लेकिन खुलकर समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिबेट में प्रवक्ता आते हैं और वो इस विषय पर कहते हैं कि इसका समर्थन करना जरूरी है, लेकिन जब इस प्रस्ताव की बात की जाती है, इस फैसले की बात की जाती है, तो सीएम धामी क्यों ना हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा, औपचारिक प्रस्ताव, तब इस विषय पर मंत्रियों से गहन चिंतन मंथन करने के बाद इसका स्वागत किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड जो है एक धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल है और यहाँ पर एक जो राजस्व इनकम जो है बहुत ज्यादा जनरेट होती है पर्यटकों से। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की जो बीकेटीसी ने जो इस पे काफी समय से जो ये मांग कर रहे हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी जी और हरिद्वार गंगा सभा की तरफ से यह मतलब मांग आई थी कि यहाँ पे गंगा जी को भी दूषित किया जाता है। बाहर के जो अपवादित आते हैं कई लोग गैर हिंदू जो होते हैं, जो मानते भी नहीं है सनातन को, और यहाँ पर केवल एक मौज मस्ती के उससे आते हैं, तो वो फिर कम से कम हमारे जो ये तीर्थ स्थल है, पावन स्थल है, इनसे थोड़ा दूरी बना करके रखें। तो यह इसके देखते हुए जो ये किया है, इसमें सरकार भी पूरी तरह से ऐसी नहीं है कि सहयोग नहीं कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है ये। और हमारे माननीय धामी जी ने भी स्पष्ट किया है, आपने देखा होगा कि लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इस पे कहाँ तक कितने हद तक इसमें मुक्ति दिलाई है। 11,000 एकड़ भूमि जो है इन सब लोगों से कराई है। यहाँ पे आप पिछले कुछ सालों में देख रहे होंगे कितनी तेजी से जो है ये जालीदार टोपी वाले अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे थे और हमारी भूमि पर अतिक्रमण करते जा रहे थे, कहीं पे मज़ारे, कहीं पे मस्जिद के नाम पर, कहीं पर। लेकिन ममता जी, आप खुले में कह रही हैं जाली टोपी वाले, यानी कि एक समुदाय से दिक्कत है या फिर उन उपद्रवियों से दिक्कत है? नहीं, ये विशेष समुदाय को बिल्कुल मैं खुल के बोलती हूँ कि विशेष समुदाय को के लिए ही बोला जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पर आकर के गंद मचाते हैं, तो उन लोगों के लिए। अब आप देखिए, ये हिंदू जो है हमारे जो हमारी त्योहार होते हैं उनमें ही अपनी कमाई खूब करते हैं, ठीक है, अपनी बिक्री करते हैं। ममता जी, जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं उससे तो नफरत लग रही है कि काफी नफरत भरी हुई है। ये सत्य की बात है। देखिए, सत्य से भागना नहीं चाहिए हमें किसी को भी, इसमें नफरत की बात नहीं है। लेकिन आप अभी हाल ही में देखिए दिल्ली में क्या घटना हुई थी। हम इनसे खरीदते हैं, रंग खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ एक छींटा, बच्चे के एक गुब्बारे का छींटा पड़ने से आपने उसके परिवार के एक जवान लड़के की जान ले ली। तो आप पूरे समुदाय को कैसे टारगेट कर सकती हैं? ये मैडम, ये पूरे समुदाय को टारगेट इसलिए किया जा रहा है। पूरे समुदाय को टारगेट ये नहीं है कि कैसी बात कर रही हैं आप? लेकिन जो नेशनल टेलीविजन पर आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं कि पूरा समुदाय इन चीजों में लिप्त है। इनकी मानसिकता मैडम ऐसी ही है, इनकी मानसिकता ऐसी ही है, तो उससे हमें खुद बचाना पड़ेगा ना। आप तो यानी कि ममता जी, आप इतनी बड़ी बात ठीक है, राकेश जी, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो खुले में स्पष्ट कर दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी इसी मानसिकता के साथ जो ये ऐतिहासिक फैसले की बात की जाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हुए लेकर की जा रही है? गैर हिंदुओं से सीधे मुसलमान, आप जिस तरीके से जालीदार टोपी का जिक्र कर रही हैं, आप पूरी तरीके से एक समुदाय को बॉयकॉट करने की बात कर रही हैं। भेड़ की खाल में अगर भेड़िया आएंगे मैडम, तो भेड़िए को पहचानना तो हमारा ही काम है ना, हमें उन्हें पहचानना होगा ना कि कौन आके हमारी यहाँ पे संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहा है हमारे उत्तराखंड की। राकेश मिश्रा जी, जवाब दें। देखिए, कुछ बातें तो ममता ने ठीक कही है कि अब समय भी है कि क्या अयोध्या जैसी कोई पुनरावृत्ति आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश
हरिद्वार, इन सब चीज़ों में करने के लिए चाहिए क्या? अगर आज से इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा प्रतिबंध नहीं लगेगा तो कल को एक मस्जिद जैसे मथुरा के किनारे बन गई थी, एक मस्जिद केदारनाथ के किनारे भी बन जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से हम मदीना मक्का नहीं जा सकते, उनके धार्मिक स्थल में नहीं जा सकते, उनके बोर्ड में तय कर लिया है तो ठीक है, अगर ऐसा कोई निर्णय है तो ठीक है, होना ही चाहिए। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बहुत लोग यहाँ आते हैं, उनका स्वागत है। दूसरी बात, अगर इन चीज़ों पे और धार्मिकता को देखा जाए तो क्या ऋषिकेश में जो शराब की दुकान खुली है उस पर भी प्रतिबंध। कल एक वीडियो वायरल हुआ था ऋषिकेश में, गंगा में नहाते हुए एक हरियाणा का परिवार और शराब के नशे में धुत होकर गंगा में स्नान कर रहा था। तो क्या वहाँ वो सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं? सरकार को इस पर भी चिंतन करना चाहिए। हरिद्वार में रायवाला हो और चाहे शिवालिक नगर की हो, इंडस्ट्रियल एरिया का हो, कितने धड़ल्ले से शराब बिकती है और कौन सा ऐसा आश्रम है जहां 2 बोतलें शराब की निकल ना जाए। तो बात दूसरे के गिरेबान पे देखने से पहले खुद पर भी उसका नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। आज वो सनातनी वो उतने बुरे नहीं हैं जितने अपने लोग गंगा में जाकर शराब पीते हैं और गंगा के किनारे बैठकर मांस बनाते हैं। वो भी तो एक धर्म के ऊपर हमारे आक्षेप है, उस पर भी सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं बीकेटीसी के इस निर्णय से खुश हूँ। अगर सरकार इसको सुचारू रूप से चला पाए, ठीक है, और गैर हिंदू प्रवेश मंदिर के लिए रोका है तो मंदिर में गैर हिंदुओं की ज़रूरत है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। किसी की आस्था है, वो जाना चाहता है तो सरकार ने और बीकेटीसी ने उसको दे रखा है कि वो जाए, अपनी आस्था व्यक्त करे। हम नहीं जाते हैं। अभी 2 महीने पहले ही कि मैं किसी काम से उधर से गया था, मेरे एक मित्र मेरे साथ थे, वहाँ से आए थे, उन्होंने कहा जी हम जरा पीरान कलियर जाना चाहते हैं। हम भी गए वहाँ पे और सजदा किया, नमस्कार किया और आ गए। तो जैसे उन्होंने मुझे नहीं रोका ऐसे हम भी नहीं रोकते, लेकिन सद्भाव का होना जरूरी है। थोड़ी सी असहमति कि किसी एक व्यक्ति को लेकर पूरे समाज पे उंगली उठा देना ये गलत है, लेकिन निर्णय जो हुआ है वो ठीक है। बिल्कुल। अब अभिषेक भंडारी जी, मुझे आप बताइए कि देखिए ममता जी की आपने बातों को गौर से सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये जालीदार टोपी वाले इसी तरीके से उपद्रव फैलाने का काम करते हैं और अभी भी हिंदुओं को जागने की जरूरत है। अब जो ये फैसला लिया गया है एक उसे धर्म कवच के रूप में देखने को मिल रहा है जब से शंकराचार्य ने इस पूरे फैसले पर मोहर लगा दी है। अब क्या खुले में समर्थन करेगी कांग्रेस? निशी, जो सरकार का फैसला है, सरकार का तो नहीं है ये फैसला भी, लेकिन बोर्ड का है। केदारनाथ बोर्ड ने ये एक निर्णय लिया है और अभी शायद बोर्ड में ये पारित हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी नहीं हो गया ठीक है। तो जब बोर्ड ने ये पारित कर दिया तो सरकार को भी भेज देना चाहिए उनको, ये जो भी है, और स्वागत योग्य कदम है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं कि किसी धर्म विशेष या किसी, जब मेरी आस्था, अभी बड़े भाई राकेश मिश्रा जी बोल रहे थे कि मैं पिरान कलियर गया, वहाँ पे मत्था टेका, और जो भी है चलो जिसकी जहाँ पे श्रद्धा है। और बीकेटीसी ने ये भी बोला है अगर कोई गैर हिंदू भी आता है और अपना सर्टिफिकेट लेके आ जाए, वो अगर अपना एफिडेविट देता है, अगर उसका वाकई में आस्था है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार को और चीज़ों पे, जैसे अब मैं ममता जी हमारी विद्वान प्रवक्ता हैं, भाजपा की पत्नी बोल रही हैं, अब ये मेरी बिल्कुल समझ से परे है, जो एक किसी एक आदमी व्यक्ति विशेष के वजह से किसी जाति समुदाय को आप संबोधित करना, कल की डेट में माना मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, इसकी वजह से, एक मेरी गलती की वजह से वो लज्जित न हो। मैं गलती अगर मैं करता हूं तो मेरे को उसमें माफी मांगनी चाहिए अगर मेरी गलती है,
और मुझे अगर सजा का प्रावधान भी है तो सजा होनी चाहिए। लेकिन ये आप इस तरह से बिल्कुल आपने नेशनल चैनल पे इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि भाजपा पार्टी से आपको शायद इस तरह की कोई अनुमति मिली होगी जो आप नेशनल चैनल पे इस तरह की बातें करें, क्योंकि इससे एक धार्मिक उन्माद भड़केगा। कोई भी है, चाहे अभी मिश्रा जी हैं, हम क्या पूछें आप कहाँ के हैं, ऐसा पूछेंगे क्या, या आप कौन हैं? हर एक आदमी इंसान है। आज अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उन्होंने इस पे अपनी बात करी और निस्संदेह बहुत अच्छी बात करी। लेकिन आप बताइए इस पे बोर्ड ने क्या क्या इस तरह से, जैसे 47 मंदिरों में, अब मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ, 2-4 मुख्य मंदिर हैं, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 2-4 जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे आप किसी को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, वहाँ पे एक दिन में कम से कम 20 हजार, 22 हजार या 25, इससे भी ज्यादा हजार लोग आते हैं, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? एक एक मिनट का अलग महत्व होता है। अगर हम इसी में उलझ जाएंगे तो हमारी यात्रा भी बाधित होगी। इसके लिए सरकार को अपने पहले किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। और अभी बड़े भाई राकेश मिश्रा जी बता रहे थे, और टीवी चैनलों पे, मीडिया में बहुत जगह ये जो ऋषिकेश, हरिद्वार में जिस तरह से लोग उत्पात मचाते हैं, सरकार को उस पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। चाहे वो किसी भी, उससे ज्यादा सनातन का नुकसान होता है। बिल्कुल। अभी दूसरे धर्म के लोग हंसते हैं हमारे कि शराब पीना हो तो ऋषिकेश चले जाओ। शंकराचार्य जी ने एक बात बताई कि कोई भी आदमी गंगा में जिसकी आस्था नहीं है, वो गंगा में डुबकी लगा के और चले जा रहा है और बगल में शराब पी रहा है, तो आप बताइए उसकी आस्था कैसी है? उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारे देवभूमि की मैसेज देने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं जी, तो लोग इसको पहले ये जरूर फाइंड देखते आउट हैं कैसे किया उत्तराखंड से हैं बड़ी खुशी हुई अभी जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था जी। तो रास्ते में कम से कम 10 जगह, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अपने एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी को कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया। मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया हमें कि इस समय शराबियों पे सघन चेकिंग चल रही है। बिल्कुल। और हर जगह, मैंने अभी यहाँ रिस्पना के चौराहे पे खड़ा था, कम से कम 4 लोगों के मुंह में वो मैंने देखा अपनी आंखों से, अल्कोहल मीटर। हाँ, अल्कोहल मीटर। तो जरूरी है, नहीं, खौफ जरूरी होना है। चाहिए। अगर माना और मेरा, इसके लिए यहाँ के एसएसपी और एसपी को मैं साधुवाद देता हूँ। देखो, लेकिन कुछ फाइंड कार्यक्रम आउट कैसे शुरू किया जाएगा? जो जिनके अंदर वो आस्था नहीं है, वो गैर सनातनी है, लेकिन वो फिर भी इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उस बेस के साथ जा रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं और उसके बाद हम लोग 4 धामों में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां जाकर हम हुड़दंग मचा देंगे। तो फिर तो इसमें गैर सनातनी हो या गैर हिंदू हो, लेकिन है तो वो हिंदू ना। तो आखिरकार कैसे फाइंड आउट किया जाएगा राकेश जी? नहीं, फाइंड आउट, देखिए, आस्थावान का चेहरा ही अलग होता है, उत्पादियों का चेहरा ही अलग होता है। आप देखिए जिस तरह से आस्थावान लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जो केदारनाथ की यात्रा चढ़ाई चढ़ता है, उसके भीतर आस्था, उसकी आस्था पे शक करना पाप को बुलाने जैसा है। लेकिन जो सड़कों पर राइड करते हुए आप अपनी थार को, अपने फॉर्च्यूनर्स को, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को सैकड़ों की स्पीड से और निकालते हैं, वो आस्थावान नहीं हो सकते। वो केवल मौज मस्ती के लिए उत्तराखंड आते हैं। और उत्तराखंड में अब ऐसी सुविधाएं हो गई हैं, मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि उत्तराखंड की पवित्रता पे आंच आ रही है। और ये बाहर के प्रदेशों के लोग आके ऐसी गंध फैला रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज यहाँ आए थे शांति के लिए, और ऐसे आराम से यहाँ का जीवन था कि 0 क्राइम होता था। आप देहरादून में आज से 20 साल पहले का माहौल देख लीजिए, या उत्तराखंड में, कि यहाँ के लोग ऐसे थे कि 0 क्राइम, को पूरा का पूरा अखबार, कहीं ये नहीं होता था किसी का ताला टूटा, किसी की हत्या हुई। और आज आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। इसका मतलब हमारी सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं खोट आई है, कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मैं मिश्रा जी, इसमें सरकार को दोष नहीं देना है, ये सिविलाइजेशन को दोष है, बिल्कुल, है ना। हमारी कहीं सिविलाइजेशन में कमी आई है, या हम पैसे के पीछे इतने अर्थवादी हो गए हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। मिश्रा जी, मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूँ, ये मीडिया पे भी देख रहा था, कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ। जो ऋषिकेश की घटना है, हरिद्वार की घटना है, 2-3 घटनाएं इस तरह अभी लेटेस्ट हुई हैं।
मानी एक लड़की और इतनी बुरी तरह से पुलिस वालों को पी के डांट रही है कि तुम्हारे पैसे का पी रही हूँ। और आज मैंने शासन में एक वो चिट्ठी लिखी है अपनी तरफ से, जी। हमने लिखा है कि ऐसे उत्पातियों को पूर्णकालिक प्रतिबंध देवभूमि भ्रमण पे लगाया जाए। कैसे करेंगे मैंने, आप बताइए। नहीं, जैसे मान लिया आज मैं पकड़ा गया जी, तो इनको तुरंत एक नोटिफाई कर देना चाहिए, इनके आधार को यहाँ ब्लॉक कर देना चाहिए, ब्लॉक कर दे। बिल्कुल। और ये ऐसे लोगों की, उत्तराखंड ये देवभूमि है, यहाँ के कण कण में शंकर बसते हैं। पर लेकिन एक चीज और बताऊं मैं मिश्रा जी, लगभग 27-28 या 28-30 दिन हो गए देवप्रयाग के पास कुछ महिलाएं वहां पे, ठीक देवप्रयाग के पास एक शराब की दुकान है। अब किस मानकों पे खुली हुई ये हम नहीं जानते, हो सकता है सरकार के भाई अपने नॉर्म्स हैं, लेकिन वहां पे अगल बगल के कुछ गांवों के लोग, महिलाएं, मैं भी अभी कुछ दिन पहले गया था, मेरा जाना हुआ, तो उनसे पूछा, मीडिया में भी आ रहा लगातार कि वहाँ पे एक प्रधान है पुष्पा रावत, उधर गांव के प्रधान, तो उनके प्रतिनिधित्व में बहुत सारी महिलाएं अलग अलग गांव के, एक गांव के नहीं, बहुत सारे, वो विरोध कर रही हैं एनएच पे। और उसके बगल में एक छोटी सी जो जिला पंचायत होती है, उसको मिनी सचिवालय वहीं पे नीचे बोला गया है, ठीक है। आप उस पे अगल बगल में शराब की दुकान, बगल में देवप्रयाग हमारा तीर्थ मन जहाँ से हमारी गंगा पैदा होती है। बिल्कुल, ये तो कई गांव जो हैं वो इसी तरीके के फैसले ले रहे हैं और पूरी तरह से शराब को प्रतिबंध करने की बात कह रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इससे हमारे युवाओं पर असर पड़ेगा, माहौल खराब होगा। तो ये तो खुद से एक लिया हुआ डिसीजन है कि हम इस शराब की दुकान को बॉयकॉट करते हैं और वो एक अलग से ही प्रार्थना करते हैं और एक प्रण भी ले लेते हैं और उसके बाद ये निर्णय लिया जा रहा है। तो ये समझने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से जो जनता है वो भी जागरूक हो रही है, समाज जागरूक हो रहा है और उसके बाद मंदिर समिति अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इस फैसले के बाद इन तैयारियों में क्या कुछ नया अंदाज देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कोशनार में चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि गैर सनातनी पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लग गई है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम लोग खास विषय पर खास चर्चा कर रहे हैं और सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक भंडारी जी, ये मुझे आप बताइएगा कि आखिरकार जब इस तरीके के निर्णयों की बात आती है तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इनको ऐतिहासिक बताती है और लेकिन ममता रतूड़ी जी ने स्टार्टिंग में इस चीज को क्लियर कर दिया है कि सीधे बॉयकॉट की राजनीति चल रही है। इसी वजह से इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं क्योंकि अब हिंदुओं को जागने का वक्त आ चुका है। तो क्या मानते हैं कि ये फैसला भी उसी के अंतर्गत लिया गया है? निशी जी, मैं अभी आपको बताऊं, ममता रतूड़ी जी कोई अलग ब्रीड की नहीं है। जब हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनको हेट स्पीच में समझ लो नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जो नंबर 1 स्पीच देते हैं, ब्रीड ना कहकर आप जाति धर्म इस तरीके का प्रयोग कीजिए। भाई एक चीज बताइए, गलत चीज गलत हो सकता है, कभी हमारी भी जुबान फिसल जाती है, उसके लिए हम खुद क्षमा प्रार्थी होते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय को ट्रीट, या तो एक चीज बताइए, अगर हमने सिर्फ जालीदार टोपी के नाम पे मुसलमान को ही टारगेट करना है तो उनको बता दीजिए कि आपके लिए हमने यहां से बाहर का रास्ता बना दिया है। आप इस तरह से कानून बना दीजिए, चाहे केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में, मैं आपको बताऊं, आपके सचिवालय से लेकर सचिवालय में या अन्य कई विभिन्न पदों पर बहुत सारे, अब जालीदार का मतलब अब सीधे सीधे मुसलमान से है, तो कितने लोग इस हमारे प्रदेश के हिस्से होंगे जो विशेष निर्णय लेने में सरकार में भूमिका होती है। तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप ये बताइए, आप उनसे कुछ पूछते हैं या आपने उनको बाहर जाने का निर्णय ले लिया है? आप स्पष्ट कीजिए अपनी नीति। तो मुख्यमंत्री ये भी चीज आपने समझानी एक होगी बात ना, और बोली, एक चीज ये भी तो हाँ, लब जिहाद, सिर्फ भाजपा इन्हीं बातों पे आगे चलेगी। हम तो आज खुली मन से, ठीक है, जैसे बीकेटीसी का फैसला है, अगर बीकेटीसी ने ये सरकार को भेजा है और सरकार इस पे कोई निर्णय लेती है तो हम इस जो कदम अच्छा है उसको स्वागत योग्य कदम बोलते हैं। जो निर्णय अगर सरकार के खिलाफ हैं
और हम उसमें सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कई निर्णयों पे सरकार फुटबैक भी तो होती है। ऐसे कई निर्णय, कई हमारे पास नजीरें हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, किसान कानून पे वापस लिए हैं कई निर्णय, जीएसटी पे कई अपने निर्णय बदले हैं सरकार ने। तो सरकार भी बदलती है, ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया है वो एक बिल्कुल लकीर बन गई है। सरकार रिवाइज करेगी अगर कोई गलत होगा, और अच्छा फैसला है तो विपक्षी दल होने के नाते हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप एक व्यक्ति, एक जाति समुदाय को टारगेट करेंगे, और क्या कल की डेट में, अगर मैंने ऋषिकेश वाली ये घटना बताई, हमारे राकेश मिश्रा जी ने बताई, और खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बताई कि अगर कोई उपद्रवी हमारी जाति का, अगर इस तरह से, ये हमारी जाति के थे जो अभी हरियाणा से आए थे, हिंदू थे, और हम इनका कैसे बाइकाट करेंगे, आप बताइए जरा। तो इसके लिए सरकार को भी बिल्कुल एक कदम उठाना चाहिए, और सिर्फ आपका पैमाना, चश्मा एक होना चाहिए। सब इस देश के नागरिक हैं, उसमें मिश्रा भी हो सकते हैं, निशी जी हो सकती हैं, उसमें रतूड़ी भी हो सकते हैं, और अभिषेक भंडारी भी हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन आपने सर्व समाज की बात करें, मैं अभी भाजपा के कई लोगों से ये देख रहा था, ये अंबेडकर जयंती मनाने की बात कर रहे थे। लेकिन अभिषेक जी, मुझे जरा ये चीज समझाइए कि एक तरफ आप बोलते हैं धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन सभी धर्मों को साथ लेकर ही योजनाएं बनती हैं, और उन योजनाओं का लाभ भी हर एक वर्ग को मिलता है, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को मिलता है, जो कि इस देश का हिस्सा है जी, और इस प्रदेश का हिस्सा है। तो आखिरकार फिर बंटवारे, इस तरीके के निर्णय फिर ऐसे क्यों लिए जाते हैं? और बिल्कुल। ममता जी ने, आती हूँ आपके पास, लेकिन ममता जी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी, जिस बात को मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगी। ममता जी, आपने कहा, लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस यही बात कहती है कि धर्म की राजनीति कांग्रेस, बीजेपी कर रही है, सत्ता में बैठकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ इन फैसलों को लिया जा रहा है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐतिहासिक फैसले बता रही है, तो फिर यहाँ पर मिर्ची क्यों लग जाती है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये राजनीति का नहीं करी जा रही है। इसमें ये हमारे उत्तराखंड की पवित्र स्थल को बचाने की बात है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने की बात है। और ये बीकेटीसी का निर्णय कि आपको, हमको, उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इसका स्वागत करना चाहिए कि ये अपने धर्म को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें गलती क्या है, आप मुझे बताइए। कि बाहर से चार धाम यात्रा में देश के कोने कोने से सनातनी यहाँ पर आते हैं, बहुत मतलब मन में बहुत भाव लेकर के आते हैं, पवित्रता का भाव लेकर के आते हैं, धर्म का भाव लेकर के आते हैं। और ऐसे में अगर हमें अपने धार्मिक स्थल के अंदर, बाहर चाहे जो, ठीक है, यहाँ पे कि ऐसा ये पर्यटक स्थल है, किसी को आने की मनाही नहीं है, सब आए घूमने के पर्पज से आ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब धर्म के पर्पज से आ रहे हैं, हम ये सोच करके आ रहे हैं कि हम जो है आस्था के उससे आ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हमें, जो हम जिनकी नज़रों में हम काफिर हैं, वो हमें अपने मंदिरों में घूमते हुए नजर आए, गलत काम करते हुए नजर आए, तो आप बताइए कि कितने, क्या ठेस लगेगी? मतलब अगली बार वो आएगा फिर वो भक्त है यहाँ पर, जो भक्ति के भाव से आया है। लेकिन ममता जी देखिए, सरकार चुनकर भी उन लोगों से ही आती है, और वही सब लोग मिलकर ही आपको मत देते हैं, और वो सोच के ही यही देते हैं कि अगर हम कोई सरकार चुन रहे हैं, हमारा वोट उस सरकार पर गया है, तो वो सरकार बिना पक्षपात किए हम लोगों के लिए वो ऐतिहासिक फैसले ले जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है, देश के विकास के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर धर्म जात का तो विषय पैदा नहीं होना चाहिए ना। आप देखिए, मस्जिदों में जाने में हिंदुओं को प्रतिबंध है। मस्जिद में हम नहीं जाते, हम उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। ये सिर्फ ये बात है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको सुरक्षित करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इसका तो हम स्वागत करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, भाजपा इसका खुल के समर्थन करती है। जी, देखो, सरकार सारे हमारे ये, इन्होंने तो पहले ये भी फैलाया कि जो है इस धर्म में ईसाई, वो सिख भी आ जाएंगे, बौद्ध भी आ जाएंगे, जबकि हमारे जो आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 25(2)(a)(b) है, उसमें मतलब साफ तौर पर कहा गया है कि ये गैर सनातनी और हिंदू धर्म क्या है। तो उन्हें सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को इसमें गैर सनातनी नहीं माना गया, उन्हें सनातनी माना गया। क्रिश्चियंस और मोमडन नहीं आते। तो ममता जी, जैसे अभी आपने कहा ना कि सरकार अपनी सरकारी योजनाओं पर
सबके लिए बात कर सकती है, लेकिन चूंकि भारत में 80% से ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं, तो सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य भी बनता है कि हिंदू धर्म को संरक्षित करे। बिल्कुल। अगर हमारे धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कल ये मथुरा और काशी और अयोध्या जैसे बनने लगेंगे। अभी भी वो स्थिति थी, तो हमें संरक्षण की जरूरत है। और इस मामले में जो भी सरकार सोचेगी शायद वो उसका वेटेज भी ले जाएगी और उसके साथ उसका संवर्धन तो भी करेगी। राकेश जी, कांग्रेस का तो ये साफ तौर पर कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार पे सत्ता पे आई है 2014 के बाद हिंदू 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 की रक्षा, हिंदुओं को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है। देखो, क्या 2014 से पहले हिंदू असुरक्षित था या फिर 2014 के बाद ही हिंदुओं को याद आई है? 2014 के बाद हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का व्यापक विकास हुआ है। चाहे वो अयोध्या का निर्माण हो, चाहे वो केदार धाम का निर्माण हो, चाहे बद्रीनाथ धाम का निर्माण हो, चाहे वो महाकाल का निर्माण हो, चाहे वो तिरुपति का निर्माण हो, चाहे वो पूरे भारतवर्ष में अगर हिंदू संस्कृति को सबसे ज़्यादा उस पर खर्चे हुए हैं तो वो ये 2014 से और 2025 की सरकार में हुआ है। मतलब ये जो मोदी सरकार आई है इसके बाद हिंदू क्षेत्रों पर विशेष बल भी दिया गया है और यहाँ पे पर्यटन खूब बढ़े भी है। तो ये भी, और ये एक व्यापारिक निर्णय भी है, ये एक व्यापारिक निर्णय भी है, इससे ग्रोथ होती है। जैसे हमारे अयोध्या में कोई जाता है तो अब पहले वहाँ पे 5,000 लोग नहीं जाते थे, आज वहाँ 10-10 लाख लोग एक एक दिन में जाते हैं। तो वहाँ के लोगों का विकास भी तो हो रहा है। ये बात ये सरकार चूंकि बखूबी जानती है। पहले बनारस कितने लोग जाते थे, अब बनारस कितने लोग जाते हैं, तो दोनों चीज़ों का निर्णय। तब तो वहाँ संसाधन भी पैदा करना है। और आज आप छोड़ दीजिए, जैसे अभी ममता ने बताया कि बनारस में आप चले जाइए, गुदरिया चौराहे से लेके और काशी विश्वनाथ के मंदिर तक बहुत कम ऐसे होंगे कि किसी सनातनी की दुकान है, सब वहाँ पे तो पूरी मार्केट है। तो बात ये नहीं है, बात यहाँ ये है कि अगर किसी सरकार ने इन तीर्थ स्थलों का विकास किया है तो वहाँ की इकोनॉमिक भी ग्रोथ कर गई है। ठीक है, तो यानी कि इसलिए ये सरकार अब चूंकि यहाँ रहते 80% बहुसंख्यक अगर है, संरक्षण किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि एक तरह से संरक्षण का जिसे कहेंगे महत्व, वो जैसे वो कहते हैं ना सरकार ने विरासत दिया। भी और विकास भी। हाँ। तो वो विरासत को सहेजेंगे ठीक है, तभी तो समझ विकास गए। को कोई देखने जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है। ठीक है, बताइए अब अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ धर्म की राजनीति पर आप ही सवाल उठाते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति से भी पीछे आप लोग नहीं हटते, तो आखिरकार खुलकर समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? और अभी मैं आपको बता दूं कि पैकेज स्टार्ट हुआ था, जिस पैकेज में शीशपाल सिंह बिष्ट आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम खुले में आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का। और इससे पहले जब हमने इसी विषय पर डिबेट की थी, जब तक शंकराचार्य का इस पर बयान या मोहर नहीं लगी थी, उस वक्त आपकी ही पार्टी के ये प्रवक्ता बार बार आकर यही बात का जिक्र कर रहे थे कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि दोहरा मापदंड आप भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं, लेकिन फिर खुद की पार्टी जब इस तरीके के कार्य करती है तो क्या टैग देना चाहेंगे आप? निशी जी, 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, मोदी जी का पहला नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका ये क्या नारा था? विश्वास। सबका विश्वास। ठीक है। सबका साथ, सबका विश्वास। लेकिन ठीक है, अब आप मुझे बताओ अभिषेक जी, मैं फिर टोकूंगा, सबका विकास हुआ कि नहीं हुआ? सबका विश्वास जीता गया नहीं गया? प्रधानमंत्री जब सड़क योजना बनी तो उस पर सबको लाभ मिला, प्रधानमंत्री आवास मिली तो सबको लाभ मिला, जब आयुष्मान कार्ड बना तो सबका बना, शौचालय बने तो सबके बने, वहाँ तो कोई भेद नहीं हुआ। लेकिन जब आज धार्मिक स्थलों की रक्षा की बात हुई, उनके पर्यटन की बात हुई, तो उसमें हिंदुओं को तो, हिंदू के धार्मिक स्थल हैं तो ऐसे ही सब जगह तो बनाए। कलिया शरीफ का विकास नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ। मिश्रा जी, मैं आपकी बात को कदापि डिनाई नहीं कर रहा हूं, आप पहले मेरी बात समझे ही नहीं। मैं अभी आपको ये बताऊं कि आपकी पार्टी का ये रोल है कि आप डिनाई भी नहीं करते लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं करते। नहीं, एक चीज बताइए ना, इन्होंने आज बोलिए। आप अभी जैसे ममता जी
बोले थे, तो उसमें एक उनका वो व्यक्ति बयान गलत हो गया कि किसी जाति समुदाय को लेकर उन्होंने बात कही है, ठीक उन्हें है। अपने पक्ष की बात कहनी चाहिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो सरकार का फैसला, बद्री केदार मंदिर समिति का फैसला है, ये बिल्कुल अच्छा कदम है, अच्छा कदम है। लेकिन अभी आपको निशी जी, आप जरा अपने सूत्रों से पता करेंगे कि अभी चार धाम जब यात्रा शुरू हो रही ना बद्रीनाथ मंदिर में, जो वहाँ पे निर्माण कार्य क्या स्थिति है, पैरामीटर, जब अगर एक चीज बताइए, अगर सरकारी कोई भवन बनता है तो वो 5 मंजिला बन सकता है, लेकिन जो वहाँ पे पुराने पुश्तैनी लोग हैं उनको सिर्फ माने 2 डबल मंजिल तक अनुमति मिलती कहाँ है। की बात कर रहे हैं आप? मैं बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे आप वहां पर पहाड़ी क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति भी तो देखिए, इसलिए नहीं। मना किया जाता है। कोई ये नहीं है कि आप वहां पर 10 मंजिला अगर आप होटल खड़ा कर देंगे, नहीं मैडम जी, आपदाओं मैं का ये दौर नहीं बोल रहता रहा हूँ। है, प्राकृतिक वहां पर अरे भाई, दृष्टिकोण है, नहीं, ज्योग्राफिकल लेवल पर भी तो सरकार के सोचना लिए, होगा ना। सरकार के लिए फिर वो मानक अलग हो जाते हैं क्या? तो वहां पर कौन नहीं, सा बना है उनका 10 मंजिला वहां मानक- पर? अभी ना, मानक- अभी मैं आपको बताऊं, वहाँ के मानक की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मानक की बात है, सरकार वहाँ पे जो प्राधिकरण नहीं ना, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनके देखिए- मानक थोड़ा आप देख लेना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और ठीक अभी यात्रा शुरू होने से 20 दिन पहले ही सीओ, जो मुख्य कार्याधिकारी हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, किस तरह से हटाए गए, उन्होंने कुछ फाइलों पे साइन करने से मना कर दिया, जो भाई उनके कार्य क्षेत्र में ठीक नहीं लग रही थी, उनको हटाया गया। क्या मैसेज जाता है? अभी आपने वहां पे मुख्य कार्याधिकारी भी नियुक्त नहीं किए, आप चार धाम यात्रा शुरू कर रहे हैं, प्रदेश की आर्थिकी की मजबूत रीढ़ है, और ये फैसला हम ये नहीं बोल रहे हैं गलत है, लेकिन ये सरकार को भी तो भेजें। अगर आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। हम ये निशी जी, आप हमारी बातों में ये मत देखिए कि किसी समय पे अगर माना उसमें कोई खामी होती है तो उस खामी को अगर माना किसी की नजर नहीं जा रही तो विपक्ष का कर्तव्य नहीं है, या विपक्ष क्या सत्ता पक्ष के कई लोग विधायक या कोई भी कार्यकर्ता बताता है तो वो कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है, पब्लिक डोमेन में आती है तभी वो जनता के लिए हितकारी होती है, तो हमारे लिए ये कोई गलत फैसला थोड़ी नहीं है। लेकिन जो मैं अभी एनएच की बात कर रहा हूं, अगर 14-15 गांव के लोग एक जगह पे शराब का विरोध कर रहे हैं तो सरकार, ऐसा नहीं है, मैं अगर सरकार के द्वारा कोई दुकान पास हो रखी है तो उसकी थोड़ा भौगोलिक स्थिति चेंज की जा सकती है वहां के बजाय, अगर माना वहां पे ठीक है, लोगों के जनता की भावना को देखते हुए। मैं देवप्रयाग की बात कर रहा था, अभी ऋषिकेश, कई जगह आप ये मानक जरूर बनाइए। जो अभी राफ्टिंग की आप देखेंगे समस्या कितनी बुरी तरह है, 82 से ऋषिकेश और ऋषिकेश से ये हरिद्वार। सब तो समस्या है जिस जी। पर सरकार अभी काम कर रही जी, है, तो- और ये सीजनल दिक्कतें हैं जिन पर सीजन आते ही पहले ही विचार विमर्श किया जाता है, गाइडलाइंस जारी की जाती है, एसओपी बना दी जाती है, निर्देश दे दिए जाते हैं और उस पर कार्य होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल। आज से 5 साल पहले बोला था कि चार धाम विकास प्राधिकरण तुरंत बनने वाला है। अब 2027 ठीक है, आने इस पर वाला है। जवाब ले लेते हैं, जी। जवाब लेते हैं। ममता जी जवाब दीजिएगा। देखिए, चार धाम यात्रा की तैयारी जो है ना, वो अब से नहीं, वो बहुत टाइम से चल रही है। सरकार इस पर पूरा काम कर रही है, कमेटी भी गठित कर रखी है, और हमारी सारी रहती है, हमारा प्रयास रहता है कि यात्रा सुगम हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, जो बाहर से आए हैं वो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर के जाएं। और ये बात बार बार शराब की ला रहे हैं, देखिए शराब एक अलग विषय रखते हैं, इस पर हम अलग डिबेट कर सकते हैं। ये बात अभी हम सनातन की कर रहे हैं कि आपने जो कहा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, हम ये बिल्कुल भटका के अलग ही दिशा में लेकर के जा रहे हैं डिबेट को। बिल्कुल, आप इस पे बात कीजिए ना, जो बात जिस डिबेट के लिए हम बैठे हुए हैं उस पे बात कीजिए कि आपका इनका क्या पक्ष है इसमें। आपने हमारा पक्ष तो जान लिया, और हम कहाँ पर आपको गलत है आप वहाँ पर भी हमें टोक सकते हैं, आपको क्या लग रहा है कि, और ये जो अगर इनकी कोई सुझाव है तो उनके सुझाव का हम स्वागत करते हैं, सुझाव दीजिए। असल में कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा कोई, क्योंकि हम जो है, हमारी धामी सरकार हर उस पर काम कर रही है, हर विजन के साथ चल रही है और हर क्षेत्र पे काम कर रही है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, धर्म का धार्मिक क्षेत्र हो, विकास की बात हो, हर उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक हमारे छोटे से राज्य को
पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, तब से अब तक पिछले 10 सालों में हमारा जो है ये राज्य जो है कितनी तरक्की कर गया, कितनी प्रगति कर गया है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब से केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, बहुत देश प्रगति कर रहा है और प्रदेश भी प्रगति कर रहा है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? बताइएगा जरा मुझे अभिषेक जी, क्योंकि जब हम बात सनातन की कर रहे हैं, आप शराब की ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब बात विकास की हो रही है तो फिर आप क्या कहेंगे? जिन जगहों पे विकास हो रहा है वो दिख रहा है, उन चीज़ों का हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप बताइए, आज से हम 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले और कुछ सालों पहले ये एलिवेटेड की बात कर रहे थे ना। अभी कुछ दिन बाद आपको जैसे 4 धाम यात्रा में कोई दिक्कत आएगी ना, एलिवेटेड पे एक नया टॉपिक यहाँ पे हम चर्चा में होंगे। तो रिस्पन्ना से एक एलिवेटेड शुरू होने वाला था, मिश्रा जी मैं गलत बोल रहा हूँ, और बिंदाल से एक एलिवेटेड शुरू होने वाला था। ये एलिवेटेड, ऐसे कई योजनाएं हैं जो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन आप मुझे पहले ये चीज बताइए, 14 तारीख को एक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन होने जा रहा है हाँ। और वो 2.5 घंटे में आपको दिल्ली से जोड़ देगा। अब इस पर आप बताइए क्या नहीं, कहेंगे? उसका हम 2.5 घंटे में जो आप बोल रहे हैं ना एक्सप्रेस हाईवे, तो जो बन रहा है उसका स्वागत है। लेकिन ये एक इसके लिए भूमि का चिन्हांकन हो गया है, शायद टेंडर भी होने वाला है। किसका? ये जो आप एलिवेटेड रोड रिस्पना वाली लेकिन लेकिन ये लेकिन लेकिन इस चिन्हीकरण विषय पर तो अभी मैं बहुत बाद पहले में से आती हूँ, हो रहा है। लेकिन चिन्हीकरण नहीं, एक इसकी छोटा सा भूमिका- कमेंट लेना चाहूंगी अभिषेक जी आपसे। आप मुझे बताइए कि आप बार बार सवाल उठा रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों पर या फिर उस बीच जो प्रगति हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया गया है जिस वजह से आप चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर चारधाम यात्रा की तैयारियों पर काम नहीं हुआ होता, प्रदेश की तरक्की पर काम नहीं किया गया होता, वो सारी सुविधाओं पर काम नहीं हुआ होता, तो क्या हर वर्ष इसी तरीके से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती, राजस्व की प्राप्ति होती? जवाब दीजिए। निशी जी मैं अभी आपको बताऊं, जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली होती है, सरकार की तरफ से 1 महीने 2 महीने पहले से एक योजना बनाई जाती है कि हम इसमें बैठक कर रहे हैं, ये निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय ले रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, तकरीबन माने गए कि 70 करोड़ के आसपास वहाँ पे श्रद्धालु यात्री पहुँचे। ठीक है, क्या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ? यहाँ पे सरकार रजिस्ट्रेशन के नाम पे कभी बोलती है कि हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कभी बोलती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कभी माने आपको यही नहीं पता है कि हमने यहाँ पे ऋषिकेश से किस तरफ यात्रा के लिए अपने यात्री भेजने हैं। आपको अभी एक बात बताऊं, 1 साल 2 साल पहले हमारे यहाँ पे केदारनाथ मंदिर में जो सोना पीतल हो गया था, उस पर कोई चर्चा हुई? सरकार ने खुद ही क्लीन चिट दे दी और जिन्होंने आरोप लगाए, पूरी जांच हुई और पूरी बाकायदा जांच उसका हुई एक-एक है और चीज उसके निकाला बाद गया ही और जितना उसमें सोना लगा था, जिसमें उसमें तांबा लगा था, सब क्या सारी डिटेल यही डिबेट में हुई है और उसके बाद उसका पूरा। अब जो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब नए बीकेटीसी के अध्यक्ष बने, नए बीकेटीसी के जो अध्यक्ष बने और पूर्व बीकेटीसी के अध्यक्ष जो पूर्व में थे, तो नए वालों, जब पुराने वालों ने नए वालों पे आरोप लगाए, तो नए वालों ने पुराने वालों पे ये आरोप लगाए कि सोना भी तो पीतल हुआ। नहीं, तो उसमें क्या बोलेंगे? सोना मैं पीतल अभी नहीं आपको हुआ। जिस दान कर्ता ने उसे दान किया था, उसने बाकायदा उसकी रसीद भेजी कि हमने इतना ही सोना दान किया था। वो कौतूहल बस, जैसे किसी को 10 रुपये मिलता है दान में, कौतूहल बस उसको बहुत बता दिया गया जिससे और लोग दान करने के लिए प्रेरित हो जाए। बस उसमें केवल एक लाइन का डिफरेंस आया था, बाकी जो चीज़ें सत्य थी वो सत्यता के कसौटी पर बिल्कुल राकेश खरी मिश्रा जी, उतरी। आप बड़े भाई हैं और बड़ी मेरी बारीक नजर होती है। लेकिन अभिषेक जी बात देखिए, ये वाला मैं अभी- मुद्दा तो कहीं दूर दराज से भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इस मुद्दे पर जांच पड़ताल हुई तो इस मुद्दे पर संज्ञान लिया गया, इस मुद्दे पर कमेटी भी बैठी
और पूरी जांच पड़ताल हुई है और उसके बाद जो निर्णय आया है वो सबके समक्ष था, उस पर खुलकर चर्चा भी हुई। आपने भी अपना पक्ष रखा, आपकी सरकार ने भी पक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। अब इस विषय पर चर्चा करके आप करना क्या चाह रहे हैं, बताइए। ये बद्रीनाथ जो हमारे सोना पीतल वाले पे, उस पर किसी दिन तसल्ली से चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन मैं सरकार से पुनः ये एक कौतूहल बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि 47 जो मंदिर बता रही है कि जहां पे गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित रहेगा, ठीक है, तो क्या इसके आसपास कितने शराब की दुकानें खुली हैं, ये सरकार कृपया बताएं। प्रवक्ता बैठे ठीक है, हैं, ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। ममता जी जवाब दीजिएगा, ये 47 मंदिरों में कुल मिलाकर जो प्रवेश निषेध किया गया है, मुझे ये बताइए कि उसके आसपास जो मांस की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, क्या इन सब पर भी ताले लटका दिए जाएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर एक स्वच्छ वातावरण में हमारे श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ इन मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे? बताइए जरा। देखिए, हमारे धामी सरकार, हम धामी जी, मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये स्पष्ट किया है कि जो जो धार्मिक स्थल हैं, जो ये 4 धाम के में आते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी मांस मदिरा और खासकर मांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर कोई चोरी छुपे कर रहा है तो उस पर जो है जुर्माना है। आप बताएं कि कौन कर रहा है, हमें बताएं, उसकी सूचना देकर, इनको पता है तो, क्योंकि पकड़ छापे मारती रहती है पुलिस और उन पर पूरी तरह से जो है जुर्माना का और सजा का प्रावधान है। जो महिला कल जिसने वीडियो डाला और बाद में माफी मांगी, उसने पहले पुलिस वालों को बोला कि तुम्हारे बगल में तुमने गंगा किनारे पे शराब की दुकानें खोल रखी हैं और हमें मना कर रहे हो। भले ही उसका ये तर्क बिल्कुल गलत था। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं राकेश मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। ममता जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ आपके यहाँ, और मेरा एक प्रश्न है कि 4 धाम की यात्रा जो आपकी 17 तारीख से बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ की शुरू होने जा रही है, क्या इन यात्रा मार्गों पर शराब की दुकानें रहेंगी या बंद होंगी? देखिए, यात्रा मार्ग का मैं स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ स्पष्ट रूप से, लेकिन जहाँ पर 4 धाम है वहाँ पर मांस और मदिरा पे पूर्ण नहीं, रूप से बद्रीनाथ केदारनाथ में तो नहीं था, लेकिन 4 धाम की यात्रा मार्ग पर बहुत सुगमता से शराब मिलती है, तो क्या सरकार देखिए, इस यात्रा पर भी? मार्ग में तो जनसंख्या वाले क्षेत्र भी आते हैं ना, तो उन्होंने अपने मानकों पे अगर लिया होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये मदिरा जो है, शराब जो है, ये भाजपा ने खुलवाई है या कांग्रेस के टाइम में शराब लेने के लिए दूसरे स्टेट में जाते थे, अगर दूसरे राज्य में नहीं जाते थे, इसी राज्य में शराब बिकती थी कांग्रेस के समय पर भी। मतलब आप वो भी पक्ष इस राजनीति का मेरा हिस्सा होती है, लेकिन वो लेकिन मानकों यानी के कि आधार मेरा पर- कोई शराब मिलेगी, आप ये चाहती हैं मेरा या फिर ये करना चाह मेरा रहे हैं ये आप लोग? प्रश्न है, आप एक महिला भी हैं, कि क्या 4 धाम यात्रा पर जहां पर पूरे देश के श्रद्धालु आएंगे और पूरी श्रद्धा से इन चारों धामों की यात्रा करेंगे और भारत खासकर उत्तराखंड में हर गली में हर कण कण में शंकर का वास होता है, तो इन यात्रा मार्गों पर शराब की दुकानें होना या मांस की दुकानें होना जायज मानती हैं आप? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं मानती। और इसके लिए आपने देखा होगा कि जो यात्रा मार्ग पे हमारे जो पुलिस कर्मी रहते हैं वो पूरी तरह से चेकिंग करते हैं, और मैंने स्वयं भी देखा है, कई लोगों ने देखा होगा, इसकी फोटो वीडियोस भी आती रहती हैं कि पुलिस उनसे लेकर के उन्हीं के सामने शराब सड़क पे गिराती है और उन पे जुर्माना भी लगाती है। नहीं, वो तो ठीक है आपकी ठीक बात। है, तो यानी कि हम समझ जाते हैं कि अगर सरकार इतना ही गंभीर है इस विषय पर, समय कम है, लेकिन अगर इतना ही सरकार इस विषय पर गंभीर है तो इस विषय पर भी ध्यान जरा केंद्रित कर लेना चाहिए, गैर हिंदुओं से हटकर भी, कि अब शराब और मांस की दुकान, ऐसे ही दुकानें आसपास मंदिरों के नहीं खुलनी चाहिए। खासकर 4 धाम यात्रा मार्ग पर तो ये दुकानें खुली ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या श्रद्धालु वहां से गुजरेगा और वो वहां से शराब का सेवन करेगा और उसके बाद इन मंदिरों का रुख करेगा, तो ये भी पूरी तरह से आस्था के साथ ही खिलवाड़ है। क्योंकि शराब के नशे में अगर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होती है, फिर आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।